प्रश्न नंबर 1, प्रेम के अनुभव को बता पाना कठिन क्यों है? प्रेम के अनुभव को बता पाना इसलिए कठिन है क्योंकि उसका जो स्वरूप है, यानी देखने में वो जिस तरीके से है प्रेम, वो निरंतर बदलता रहता है। प्रेम कोई स्थिर वस्तु नहीं है जिसका वर्णन सरलता से किया जा सके। तो कहने का अर्थ है कि प्रेम जो है वो अपने स्वरूप को बदलता रहता है निरंतर, और जो चीज़ बदलती रहती है आप उसको किसी एक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो प्रेम जो है उसका जो स्वरूप है वो बदलता रहता है और वो स्थिर रहता है, जिसकी वजह से हम उसका वर्णन जो है सरलता से नहीं कर सकते हैं। नवीनता के कारण, यानी कि इसमें हर वक्त एक नयापन जो है वो बना रहता है, और इसी नएपन को महसूस करने के कारण जो है मन में उत्सुकता बनी रहती है। उत्सुकता यानी बेचैनी भी बनी रहती है। इसमें हर पल कुछ ना कुछ नयापन बना रहता है, जिसकी वजह से हम प्रेम के अनुभवों को बता नहीं सकते और ये कठिन भी होता है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। कृष्ण के वियोग में राधा की क्या दशा हो गई है? कृष्ण के वियोग में, वियोग मतलब उनसे दूर रहकर, राधा का जो शरीर है वो अत्यंत ही दुर्बल यानी कि कमजोर हो गया है। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा यानी कि आंसू बहती रहती है। जाहिर सी बात है, अगर कृष्ण जी गोपियों के पास या राधा के पास नहीं है तो राधा जो है उनके वियोग में उदास हैं, कमज़ोर हैं, और साथ ही उदासी के साथ ही उनकी आँखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं, और प्रतिपल यानी हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के आने की राह देखते रहते हैं। और विरह में राधा का शरीर जो है वो कृष्ण पक्ष के 14 के चांद के समान क्षीण हो गया है। जिस तरीके से कृष्ण पक्ष में 14 का जो चांद होता है वो बहुत बारीक सा होता है, तो उसकी तुलना यहाँ पर इससे की गई है कि उसी तरीके से क्षीण यानी कि कमज़ोर वो हो गई हैं। अगला प्रश्न है, सावन के महीने में विरहिणी राधिका अपनी सखी से क्या कहती है? सावन का महीना है और राधिका जो कि श्री कृष्ण के विरह में है, जिसकी वजह से वो दुर्बल है, कमज़ोर है, दुखी है, रो रही हैं, निरंतर उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसी राधिका अपनी सखी यानी अपनी सहेली से क्या कहती हैं? सावन के महीने में राधा जो है वो अपनी सखी से कह रही हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरा पत्र मेरे प्रियतम तक पहुंचा दे। सावन के महीने में मेरा हृदय विरह के इस दारुण यानी कि असहनीय, जिसको सह ना पाए वो दुख जो है उसको सहन नहीं कर पा रहा, सूने घर में मुझसे अकेला नहीं रहा जा रहा। और इस तरीके से राधा जो है अपनी सखी से पूछती हैं कि ऐसा कौन है जो मेरे पत्र को या फिर मेरे संदेश को जो श्री कृष्ण के पास तक पहुंचा दे, और वो उन तक ये बात पहुंच जाए कि उनके विरह में ये दुख जो असहनीय दुख है वो उनसे सहा नहीं जा रहा है। अब प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। विद्यापति के द्वारा किए गए जो सौंदर्य का चित्रण है उस पर संक्षेप में हमें अपना विचार देना है। विद्यापति ने सौंदर्य के लिए अनुरूप, अपूर्व, अपरूप आदि शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी जो मान्यता है यानी उनका जो मानना है या उनका जो विचार है, जो उनका दृष्टिकोण है कि सौंदर्य जो है वो शाश्वत है और सत्य है। शाश्वत और सत्य यानी कि एकमात्र सच। कवि ने शानदार चित्रण के लिए नायिका का जो नख शिख वर्णन क्या होता है? नाखून, शिख यानी शिखर यानी कि सर से लेकर पैर तक का वर्णन किया है। उसके शारीरिक सौंदर्य को आँखों की वस्तु माना है। उन्हें राधा का मुख कमल के समान दिखता है और शरदकालीन चंद्रमा के समान प्रतीत होता है। आँखों की जो सुंदरता है कहीं चकोर के समान दिखती है तो कहीं भौरे के समान। कवि नारी सौंदर्य के चतुर चितेरे हैं। चतुर चितेरे मतलब होता है कि जिसको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्वेशन के बाद जो है किसी चीज़ का वर्णन प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर विद्यापति जी ने जो है सौंदर्य का वर्णन करने के लिए सिर से पैर यानी नख शिख वर्णन प्रस्तुत किया है। नख शिख का मतलब हो गया सिर से लेकर पैर तक हर एक चीज़ का बारीकी से वर्णन उन्होंने किया है। तो अब आप इसका मतलब जब
समझ रहे हैं तो आप इसको समझ लें कि नक्श का मतलब ये है, तो आप इसका मतलब समझ तो गए हैं, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे आपका भाषा पे जितना ज़्यादा पकड़ है या फिर आपकी जो ज्ञान है उसका परिचय मिलता है, जिससे आपका उत्तर जो है और भी बेहतरीन लगता है फिर। तो इस तरीके से विद्यापति जी ने जो है वो हमें यहाँ पर नारी का जो सौंदर्य है या सौंदर्य जो कि एकमात्र शाश्वत और सत्य है, उसका वर्णन हमें इस तरीके से प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं, प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रियतम, प्रियता के दुख का कारण क्या है? प्रियतमा जो है उनके दुख का जो कारण है वो क्या बताया गया है? तो उनके दुख के कई कारण हैं, जैसे कि प्रियतम के पास उसका पत्र ले जाने वाला कोई नहीं है, पूरे घर में वह अकेली रह गई हैं। तो हमने देखा ही है पिछले प्रश्नों में, राधिका जो है वो अपनी सखी से कहती हैं कि ऐसा कौन है जो मेरे पत्र को प्रियतम तक पहुंचा दे, यानी श्री कृष्ण तक पहुंचा दे, वो ताकि समझ सकें कि उनके विरह में किस तरीके का दारुण दुख वो सह रही हैं, जो कि अब असहनीय हो गया है। दूसरा, श्री कृष्ण उनका मन हर कर ले गए हैं और उनका मन जो है प्रियतमा की ओर से हट गया है। श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं। वर्षा ऋतु में विरह की पीड़ा जो है वो असहनीय हो जाती है। तो ये सारे दुख जो है वो प्रियतमा को हैं। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं, कवि नयन न तिरपित भेल, नयन न तिरपित भेल मतलब कि नयनों को वो तृप्ति नहीं मिली है के माध्यम से विरहणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? इस पंक्ति से कवि जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं विरहणी नायिका के बारे में? या फिर इसी प्रश्न को हम इस तरीके से भी हम पा सकते हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल। काव्य पंक्ति के आधार पर विद्यापति जो है वो नायिका की किस मनोदशा यानी मन की दशा, मन की जो हालत है वो कैसी है, अब उसको अपने शब्दों में हमें बताना है। और एक बार यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं, आप विद्यापति के जो पद है उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो को। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की गई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। आपको सारे पद जो है बहुत ही आसानी से, सरलता से, सहजता से समझ में आने वाले हैं। पहले आप उसे ज़रूर समझें, तब आप उसके प्रश्नों को, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप उसे समझें, जिससे कि चीज़ें जो है सीक्वेंस में चलने से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से नायिका की अतृप्त मतलब जहाँ तृप्ति ना हो उस मनोदशा को व्यक्त किया है। नायिका अपनी सखियों से क्या कह रही हैं? कहती हैं कि अपने प्रणय का मतलब प्रेम से संबंधित जो उनका अनुभव है उसका क्या वर्णन करें वो, क्योंकि वो उनको तो वो तृप्ति मिली नहीं है, इस मनोदशा में है वो, तो वो अपने प्रेम का क्या अनुभव जो है वो शेयर करें अपनी सखी से। वह तो वर्णन से परे है, उसका रूप प्रतिदिन प्रति क्षण बदलता ही रहता है, और साथ ही उसका वर्णन करने का एक ना कर पाने का एक और कारण ये भी है कि प्रेम जो है वो, प्रणय जो है, अनुभव जो है उसका, वो प्रति क्षण अलग होता है, प्रतिदिन अलग होता है, यानी उसमें नवीनता रहती है, उसमें स्थिरता नहीं है, उसमें बदलाव होते ही रहते हैं। जीवन भर प्रियतम के रूप को निहारने के बाद भी उसे अभी तक पूर्ण रूप से तृप्ति की अनुभूति नहीं हुई है। प्रेम जो है वो अपना रूप क्षण क्षण बदलता रहता है, इसलिए नायिका तृप्ति के अनुभव का वर्णन भी करने में असमर्थ है। वह मुग्धा नायिका है जो श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षणों को भूल नहीं पाई है। मुग्धा मतलब कि वैसी नायिका जो अपने प्रियतमा के साथ बिताए हुए क्षणों को नहीं भूल पाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर नायिका यानी राधा के रूप में जो नायिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है वो यही है कि उसको अभी उस प्रणय अनुभव से तृप्ति नहीं मिली है, और ना ही वो एक रूप में है जिसकी वजह से वो उसका वर्णन प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि प्रेम जो है वो क्षण क्षण बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं, कुसुमित कानन हेर कमल मुख मूंद रहे दुई नयन। पद में चित्रित वियोग में रहने वाली नायिका की मनोदशा का चित्रण करना है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोयल और भंवरे के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयल और भंवरा जब गुंजार करते हैं या बोलते हैं तो नायिका को उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या असर होता है। कोयल की मीठी कूक जिसे सुनकर हर कोई मोहित हो जाता है, और भंवरे की मधुर गुंजार को सुनकर नायिका जो है अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती है। ये दोनों नायिका को प्रियतम का स्मरण कराते हैं।
दोनों हाथ कानों पे अपने हाथ क्यों रख लेती है यहाँ पे प्रियतमा? क्योंकि कोयल की और भंवरे की जो मधुर गुंजार है उसको सुनकर उसे सिर्फ तकलीफ होती है और इस तरीके से उसे सिर्फ अपने प्रियतम की याद आती है, स्मरण यानी याद आती है, जिसकी वजह से वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है ताकि वो उनकी मीठी कूक, कोयल की मीठी कूक और भंवरे की मधुर गुंजार उसे सुनाई ना दे। नायिका प्रिय के विरह को झेलते हुए दुखी हो चुकी है, यानी अब वो विरह को की पीड़ा को झेल झेल कर अब जो है थक चुकी है। अब ये ध्वनियाँ उसके लिए असहनीय होती जा रही हैं क्योंकि ये उसकी विरह व्यथा को और बढ़ा दे रही हैं। यानी इनको सुनने के बाद जो है उसको अपना प्रियतम याद आता है, जिसकी वजह से उसकी विरह व्यथा और बढ़ जाती है। इस वजह से वो चीज़ें अब इसको असहनीय, यानी यहाँ प्रिय नायिका जो है उसको असहनीय लग रही हैं। प्रश्न नंबर 4, नायिका के प्राण तृप्त ना हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। जो नायिका के प्राण हैं वो तृप्त नहीं है, वो उसके पीछे का क्या कारण क्या है? नायिका के प्राणों को तृप्ति का अनुभव नहीं होता क्योंकि प्रेम क्षण प्रति क्षण नवीन रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जो प्रेम है वो प्रति क्षण यानी हर पल, नवीन यानी नया नया रूप ले लेता है और जब एक ही चीज़ जो है बार बार हर क्षण नया रूप धारण कर लेती है तो एक ही स्थिति में ना होने की वजह से उसमें वो नवीनता मिलने की वजह से उससे तृप्ति नहीं मिल पा रही। ना तो प्रेम का वर्णन किया जा सकता है और ना ही उसकी तृप्ति को पूर्ण रूप से अनुभव किया जा सकता है। प्रियतम के रूप और वाणी की नित प्रति नवीनता, नित हर पल जो उसकी नवीनता है, नयापन है, उसे नायिका के प्राणों को अतृप्त बनाए रखती है और उसके मन में मिलन की प्यास सदा बनी रहती है और इस वजह से नायिका के जो प्राण है वो तृप्त नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 5, विद्यापति की विरहणी नायिका का काव्यांशों के आधार पर अपने शब्दों में हमें चित्रण करना है। तो विद्यापति ने जो नायिका का वर्णन किया है, जो विरहणी नायिका है, उसको काव्यांश में किस तरीके से वर्णित किया है उसके बारे में बताना है। विद्यापति की जो विरहणी नायिका है सावन के महीने में अपने प्रियतम से अलग रहकर बहुत ज़्यादा दुखी है। प्रियतम तक उसकी पाती पहुंचाने वाला भी कोई नहीं। पाती यानी पत्र। उसके दुख पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। प्रियतम उसके हृदय को हर के ले गए हैं, हर कर यानी साथ ले गए हैं। फूलों पर मंडराते हुए भंवरे और कोयल की कूक की मधुर ध्वनि सुनकर नायिका कानों को बंद कर लेती है क्योंकि इससे उसे अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए आनंद के क्षण याद आते हैं। प्रियतम की याद में वह दिन प्रतिदिन कृशकाय होती जा रही है, यानी कमजोर होती जा रही है। व्यथा के कारण, दुख के कारण वह ठीक से उठ और बैठ भी नहीं पा रही है। वह कातर दृष्टि से यानी बेचैन दृष्टि से चारों ओर अपने प्रियतम को खोजती है। उसके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और जब हम व्यक्ति किसी भी कारण XYZ कोई भी कारण हो सकता है, अगर मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी नायिका के बारे में बताया जा रहा है, नायिका जो है अपने प्रियतम से दूर है, विरह में है, उसको इस चीज़ की समस्या है, दुख है उसके जीवन में, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन जो है कमज़ोर होती जा रही है और दिन रात आंसू बहा रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि मानसिक रूप से किसी भी तरीके की समस्या होने पर व्यक्ति जो है यूं ही कमज़ोर होता जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर विरह में रहते हुए नायिका जो है दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। प्रश्न नंबर 6, कातर दृष्टि से चारों ओर प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है? प्रियतमा जो है कातर दृष्टि से, बेचैन दृष्टि से, नज़रों से चारों ओर अपने प्रियतम को ढूंढ रही है। ऐसे मन की हालात जो है जब कवि पेश कर रहे हैं तो उसको, इन चीज़ों को हमें अपने शब्दों में बताना है। कवि कहता है कि नायिका जो है अपने प्रेमी की याद में अत्यंत दुर्बल हो गई है और वह धरती को पकड़कर किसी तरह बैठ तो जाती है परंतु बार बार प्रयास करने पर भी उठ नहीं पाती। तो नायिका जो है किस तरीके से विरह में दुखी है और दुखी होने के बाद कमज़ोर भी हो गई है। अब इस स्थिति को हमें बताना है। तो कवि ने हमें बताया कि नायिका जो अपने प्रेमी की याद में क्या हो गई है, बहुत दुर्बल हो गई है, जिसकी वजह से वो धरती को पकड़कर किसी तरह बैठ तो जाती है परंतु बार बार प्रयास करने पर भी उठ नहीं पाती। वह प्रियतम को कातर दृष्टि से चारों ओर ढूंढने का प्रयास कर रही है। विरह की अधिकता के कारण नायिका अत्यंत दुर्बल हो गई है। विरह की स्थिति को ज़्यादा महसूस करने की वजह से वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। उसके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। दुर्बलता यानी कमजोरी के कारण वह चल भी नहीं पा रही, थोड़ी दूर चलकर फिर बैठ जाती है। उसकी दशा जो है चतुर्दशी के चांद जैसी हो गई है।
प्रेम विरह के कारण नायिका को बहुत दुख उठाना पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो नायिका है किस तरीके से विरह में जो है वो कमज़ोर हो रही है, विरह के दुख को, उसकी पीड़ा को वो सह नहीं पा रही है और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि दिन रात उसके आंसू बहते हैं और विरह के कारण वो दुखी है और दुखी होने के कारण वो कमज़ोर है। प्रश्न नंबर 7, पठित पाठों के आधार पर विद्यापति की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। यानी यहाँ पर हमने विद्यापति के जो पद पढ़े हैं उसके आधार पर जो उनकी भाषा शैली है या फिर हमने जो उनके जीवन परिचय पढ़ा है उसमें भी हमें बताया गया है कि विद्यापति की जो भाषा शैली है वो किस तरीके की है। तो आप विद्यापति की जो हमने जीवन परिचय डिस्कस किया हुआ है चैनल पर, आप ज़रूर उसे एक बार जरूर देखें, चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आपको ये प्रश्न जो है और उसके उत्तर भी आसान लगेंगे। रीतिकालीन कवि विद्यापति द्वारा। पहली बात तो रीतिकालीन कवि क्या है? रीतिकालीन यानी कि विद्यापति जो है वो उस युग के कवि हैं जिस युग को रीतिकालीन कवि कहा जाता है। और रीतिकालीन कवि के युग के जो कवि हैं उनकी मुख्य विशेषता यही थी कि वो अपने कविताओं में अलंकारों का बहुत प्रयोग करते थे। विरह का वर्णन बहुत मिलता था, संयोग वर्णन भी मिलता था, लेकिन विरह का वर्णन ज़्यादा होता था। नायक नायिकाओं का वर्णन हुआ करता था। राज दरबार में रहने वाले कवि के रूप में जहाँ पर वो अपने राजाओं का वर्णन करते थे। तो ऐसे कवि जो है वो रीतिकालीन कवि हैं। तो विद्यापति जी जो है हमारे वो रीतिकालीन कवि हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि रीतिकालीन कवि क्या होते हैं। तो रीतिकालीन कवि विद्यापति जो है उनके द्वारा रचित इन 3 पदों की भाषा मैथिली है। यहाँ पर जो विद्यापति जी जो है उनकी जो रचना है वो मैथिली में देखने को मिलती है। कवि का जो भाषा पर पूर्ण अधिकार है वो देखने को मिल रहा है। उन्होंने संस्कृत के शब्दों के स्थान पर देशी शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है। विद्यापति ने अतिशयोक्ति, रूपक, अनुप्रास, विशेषोक्ति, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। तो जो रीतिकालीन कवि होते हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें नायक और नायिका का वर्णन पढ़ने को मिल रहा है और विरह का वर्णन पढ़ने को मिल रहा है। ये सब रीतिकालीन कविताओं के जो विशेषताएं होती हैं। और साथ ही नायक नायिका के वर्णन के साथ, विरह वर्णन के साथ, संयोग वर्णन के साथ ही कृष्ण और गोपियों का और राधा का वर्णन जो है, ऐसे काव्य शैली हमें या फिर कविताओं के जो विषय हैं वो देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। नयन तिरपित भेल के आलोक में विद्यापति की जो नायिका है उसकी मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। ये जो पंक्ति है इसके माध्यम से हमें नायिका की जो मनोदशा है उसका जो हाल मिलता है या उसका जो परिचय मिलता है उसके बारे में हमें बताना है। नायिका कहती है कि प्रेम का अनुभव अनिर्वचनीय, यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके। वह आजीवन प्रियतम को देखती रही है फिर भी उसके नेत्र तृप्त नहीं है। कवि का मानना है कि नायिका जो है उसको अपने प्रेम से तृप्ति नहीं मिली है, उसका वर्णन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजीवन उन्होंने जीवन भर जो है उन्होंने अपने प्रियतम को देखा है फिर भी उसके नेत्र आज तक तृप्त नहीं हुए हैं। अभी भी विरह में होने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे अपने प्रियतम को जो है जी भर के भी नहीं देखा है। तो नेत्र जो है तृप्त हुए ही नहीं है। वह प्रियतम के स्वरों को सुनकर भी तृप्त नहीं हो सकी और उसने अनेक मिलन रात्रियां प्रियतम के साथ व्यतीत की हैं फिर भी प्रेम क्रीड़ा को नहीं समझ पाई। उसका प्रियतम जो है उसके हृदय में है फिर भी अतृप्ति बढ़ती ही जाती है। प्रेम रस का पान करके वह विदग्ध हो गई है परंतु अभी भी उसकी जो अतृप्ति है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। प्रेम की जो अनुभूति है प्रतिक्षण यानी हर पल परिवर्तित होती रहती है। इसलिए प्रेम का भरपूर जो पान है करने में भी नायिका के प्राण जो है अतृप्त हैं। कहने का अर्थ है कि प्रेम जो है वो हर पल बदलता रहता है, उसमें नयापन बना रहता है जिसकी वजह से उसको अपने प्रियतम से मिलने वाले प्रेम से अभी भी तृप्ति नहीं मिली है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। आशय स्पष्ट करना है हमें और आशय स्पष्ट करने में आपको ज़्यादा चीज़ें जो है तभी समझ में आ पाएंगी जब आप विद्यापति के जो पद हैं जो हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी अच्छी तरीके से समझाया, आप उसे ज़रूर एक बार देखें, पढ़ें, समझें, फिर उसके बाद करें प्रश्नों को हल ताकि आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आए। आशय स्पष्ट करना है। पंक्ति है हमारे सामने, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल, यानी जन्म अवधि, जन्म भर हमने उनका रूप निहारा है फिर भी हमें हमारे नैनों को तृप्ति नहीं मिली है।
प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों में नायिका जो है उसकी विचित्र दशा का उल्लेख किया गया है। उसने आजीवन अपने प्रियतम को निहारा है, निहारा मतलब देखा है, परंतु उसके नयन अभी भी जो है अतृप्त हैं। अपने कानों से प्रियतम की मधुर वाणी निरंतर वो सुनती आ रही है, फिर भी आज भी हर बार उसकी वाणी जो है अनसुनी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी है। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। विद्यापति के पदों के आधार पर विरहिणी की जो मनोदशा है, हमें उसका चित्रण करना है। अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रात का समय बढ़ जाता है। इस समय में बहुत ठंड पड़ती है। नागमती को दिन भी रात के समान लगने लगे हैं। उसने सर्दी में कपड़े बनवाए, किंतु उसका रंग रूप उसके पति के साथ ही चला गया है। वह दिए की बाती के समान जल रही है। उसका हृदय ठंड से कांपता रहता है, जो प्रियतम के आने पर ही दूर हो सकती है। भंवरी भंवरे को मोहित करते हुए कहती है कि वह उसके प्रियतम से जाकर कहे कि उसकी पत्नी जो है वह विरह की आग में सुलग सुलग कर मर रही है या मर गई है, और उस आग से उठे हुए धुएं के कारण हमारा रंग काला हो गया है। जो कि हमने विद्यापति के पदों को पढ़ते हुए पढ़ा है, समझा है। विद्यापति ने जो है अपनी नायिका की वीरा का वर्णन जो है इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से किया है। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों का काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। कुसुमति कानन हेरि कमलमुखी, मूंद रहे दो नयान, कोयल कोकिल कलरव मधुर सुनी धुनि सुनी, कर देह झापई कान। इसका भाव पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष समझना पहली बात तो बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जो लेखन शैली है, लिखने की जो तरीके हैं, अब लिखने के तरीके में हम भाषा का इस्तेमाल कैसे करें, मुहावरों का इस्तेमाल कैसे करें, अलंकार, रस, इन सब चीज़ों का प्रयोग कैसे करें, ये सब लेखन शैली में आ जाता है। भाव में क्या होता है, विषय जो कवि पेश कर रहा है और उसमें जो इमोशंस दे रहा है, भाव दे रहा है, आप ऐसे समझें तो वो भाव पक्ष है। तो कहने का अर्थ है कि काव्य पंक्तियों में जो भाव है, जो इमोशन है, या फिर जो विषय है वो क्या बताया है, और कला पक्ष में लिखा किस तरीके से है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो भाव पक्ष देखते हैं। इसमें क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधा की दूतिका अपनी स्वामिनी की गृह दशा का वर्णन कर रही है, श्री कृष्ण के सम्मुख कर रही है उसे। वियोगिनी राधा प्रफुल्लित वन के सौंदर्य को निहार नहीं पाती, क्योंकि इससे उसे बहुत कष्ट पहुंचता है और उसकी विरह की पीड़ा बढ़ जाती है। विरहिणी नायिका का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो ये हमारा भाव पक्ष था। कला पक्ष क्या है हमारा, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कुसुमति कानन तथा कोकिल कलरव में अनुप्रास अलंकार है। कमलमुखी में रूपक अलंकार है। प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित हुआ है, और पंक्तियां जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कला पक्ष हो गया। अब दूसरा हमारे पास दूसरी पंक्तियां हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल। इसका भाव पक्ष और कला पक्ष हमें अभी बताना है। भाव पक्ष में क्या है, कवि ने किस विषय को प्रस्तुत किया है या कौन से भावों को बताया है। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों में नायिका की विचित्र दशा का उल्लेख किया गया है। आजीवन उसने प्रियतम को निहारा है, परंतु उसके नयन अभी भी अतृप्त हैं। अपने कानों से प्रियतम की मधुर वाणी निरंतर वो सुनती रही है, परंतु आज भी हर बार उसकी वाणी कैसी लग रही है, अनसुनी लग रही है। यह प्रेम की नवीनता का परिचायक है। कला पक्ष क्या है हमारा, कला पक्ष है वस्तु की उपस्थिति होने पर भी काम न बनने के कारण यहाँ विशेष उक्ति अलंकार है। दूसरा निहारल नयन, पथ परस तथा श्रवण ही सूनल में अनुप्रास अलंकार है। मैथिली भाषा का प्रयोग है। संयोग काल में भी आतृप्ति का भाव दिखाया गया है। छंद पद है, माधुर्य गुण विद्यमान है। अगली पंक्तियां हमारे पास, तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, 14 से चांद समान। भाव पक्ष क्या हमारा, प्रस्तुत काव्यांश में विरहिणी नायिका का मार्मिक चित्रण हुआ है। विरहिणी नायिका अपने प्रियतम के वियोग में प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, कमजोर। नायिका की दशा की तुलना चतुर्दिश के चांद से की गई है। कला पक्ष क्या है इसका, कवि ने नायिका की विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उत्तम बिंब विधान है। पद में गेयता का गुण है। पद की रचना मैथिली भाषा में हुई है। 14 से चांद समान में उपमा अलंकार है। सा से सी सम समान। अब आपको अलंकारों से संबंधित अगर जानकारी में थोड़ा भी डाउट है तो आप हिंदी ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे उसको विज़िट करें, और वहाँ पे आपको सारे डाउट्स मिलेंगे, क्लियर हो जाएंगे आपको, और आपको बहुत सारे MCQs सॉल्व करवाए गए हैं जिससे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 14 से चांद में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। विद्यापति के जीवन और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देना है और किन्हीं दो काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। पहली बात तो विद्यापति का जो जीवन परिचय है वो हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, चैनल पर मौजूद है। साथ ही विद्यापति के पद पूरा चैप्टर जो है आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और विद्यापति के जीवन परिचय को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है। आप जरूर उसे देखें, ये सारे प्रश्न उन्हीं से बने हुए हैं। विद्यापति का जन्म बिहार राज्य
के मधुबनी जिले के बिरपी नामक गांव में 1380 में हुआ। विद्यापति बचपन से ही कुशाग्र यानी तेज बुद्धि के थे और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, संगीत, न्याय, दर्शन, भूगोल आदि के प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश तथा मैथिली में रचना की और इसके अतिरिक्त उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान भी था। विद्यापति ने अपने जीवन का अधिकतर समय दरभंगा के राजा शिवराज सिंह तथा कीर्ति सिंह के दरबार में ही व्यतीत किया। आपको अभी पिछले ही प्रश्नों में हमने ये जानकारी दी है कि जो रीतिकालीन कवि होते हैं, विद्यापति जी जो है हमारे रीतिकालीन कवि हैं, तो उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं रीतिकालीन कविताओं की या कवियों की, वो क्या है? उनमें से एक ये भी है, बताई गई है कि ये किसी राजा के अधीन होते हैं और राज दरबारी कवि होते हैं, जहाँ पर वो अपने राजाओं की कविताओं में बखान करते हैं और उसकी रचना पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि दरभंगा के राजा शिवराज सिंह तथा कीर्ति सिंह के दरबार में उन्होंने समय व्यतीत किया है। वे राजा के अभिन्न मित्र थे, राजकवि भी थे, ये पॉइंट यहाँ पर आया, तथा सलाहकार भी थे। विद्यापति ने अपने जीवन में पूर्ण सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अंतिम अवस्था में इस नश्वर शरीर को 1460 ईस्वी में गंगा में अर्पण कर दिया, यानी उनका निधन हुआ। रचनाएं थी उनकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। काव्य गीत उनकी विशेषता है। पदावली के पदों में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को ये गीतों को के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो उन्होंने पदावली माध्यम का प्रयोग करते हुए राधा कृष्ण के प्रेम को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और विद्यापति की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति का निश्चल तथा प्रगाढ़, निश्चल यानी बिना किसी छल कपट के, और प्रगाढ़ यानी गहरा प्रेम जो है उसको अभिव्यक्त किया है। कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका में दरबारी संस्कृति और काव्य परंपरा का प्रभाव दिखता है। इनकी ये जो दो रचनाएं हैं, इसमें उन्होंने दरबारी संस्कृति को दिखाया और काव्य परंपरा का प्रभाव दिखाया है। विद्यापति की कविताओं में मिथिला के लोक व्यवहार तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानों का वर्णन किया है और उनके गीत मिथिला की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। भगवान शिव की आराधना में गाए जाने वाले सुंदर गीत व लोकगीतों के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 13, पठित पाठ के आधार पर विद्यापति के जो काव्य में प्रयुक्त भाषा है उसकी 5 विशेषता हमें बतानी है। यानी जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, उस भाषा की जो 5 विशेषताएं वो हमें वर्णन करना है उसका। तो विद्यापति ने अपनी इन पदों में मैथिली भाषा का प्रयोग किया, ये हमने देखा। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है और उनकी भाषा में अन्य प्रमुख 5 विशेषताएं हैं। पहला, ये तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं वो। विद्यापति जी जो हैं वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए इनकी रचनाओं में तत्सम शब्दावली की प्रधानता दिखती है। प्रस्तुत पदों में निम्नलिखित पंक्तियों में तत्सम शब्दावली देखी जा सकती है: कुसुमित कानन हेरि कमलमुखी मोदी रहे दो नयन, कोकिल कलरव मुधि मधुकर धुनि सुनी कर दे झापे कान। तो यहाँ पर उन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। तद्भव का प्रयोग किया है। विद्यापति लोक कवि माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने पदावली में लोक भाषा मैथिली का प्रयोग किया है। विद्यापति जो है वो लोक कवि हैं, जन के कवि हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पदावली में लोक भाषा मैथिली का भी प्रयोग किया है। इसमें भी वो तद्भव शब्दों की अधिकता है, जिससे उनकी भाषा में मृदुता आती है, कोमलता यानी कि सजीवता आती है, लालित्य एवं मधुरता का समावेश होता है। के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास, हिय नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। तीसरा, इसमें भावात्मकता है, इमोशंस है। विद्यापति की भाषा में भावात्मकता का गुण विद्यमान है। वे मानव मन की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त है, यानी बहुत ज़्यादा निपुण है। नायिका नायक के वियोग से संतप्त है, उसका मन जो है वो भी अपने वश में नहीं है, क्योंकि मोर मन हरिहर ले गए गेल रे मान अपनो मन गेल, यानी कि हरि जो है अब मेरे मन को भी हर ले गए अपने मन के साथ। और उनकी भाषा में चित्रात्मकता देखने को मिलती है। विद्यापति की भाषा में स्थिति विशेष को साक्षात स्वरूप प्रदान करने की अद्भुत शक्ति है, यानी आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें जैसे चल रही हों इस तरीके से उसकी लिखावट की गई है। नायिका नायक के वियोग में बहुत दुर्बल हो गई है, वह बैठ जाती है तो उठ नहीं पाती, दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, इस स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत है। धरनी धरी धनिकत बेरी बैसई पुनितई उठई न पारा, कातर दिठी करी चौदसी हेरी फे हेरी, नैन गरे जलधारा
तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन 14सी चांद समान। और इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग और लोकोक्तियों का प्रयोग भी दिखता है। विद्यापति ने अपनी पदावली में भाषा के सौंदर्य वृद्धि के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हमने विद्यापति के जीवन परिचय, साथ ही विद्यापति के पदों को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझा तो है ही, साथ ही यहाँ पे आपको खूब सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है डिस्कस करे हैं यहाँ पर, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। चीज़ों को पढ़े समझे ज़रूर और उनको रट्टा ना लगाए, याद ना करें। एक बार अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप दोबारा वीडियो को कम्प्लीटली देखें और इस तरीके से चीज़ों को समझें और प्रैक्टिस करें और आंसर को अपने तरीके से लिखने की। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो चीज़ों को अपनी तरीके से लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आपके पास डाउट्स नहीं रह जाएंगे। आपका चैप्टर जो है वो 100% रेडी होगा, आपको एग्ज़ाम्स के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से वीडियो आपको हेल्प कर रही है, यूज़फुल लग रही है, आपके काम आ रही है, जरूर इसे लाइक करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स यूँ ही मिलती रहे। और